हाँ जी, तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 3 लेक्चर इसके ऑलरेडी हम कर चुके हैं और होपफुली वो लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे आप लोगों के लिए। तो उसी सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि किसी ध्रुवीय बिंदु r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से? डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। कैसे करेंगे सॉल्व? इसके लिए हम मान लेंगे कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो है एक्स जेड है और जेड को मैं नीचे तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया O। मान लेते हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो O पॉइंट है उस पर जेड के अलोंग, जेड के अनुदिश एक क्या रखा है? द्विध्रुव रखा है, यानी कि डायपोल रखा है। तो डायपोल में हमें पता है 2 चार्ज होते हैं, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होते हैं पर जो नेचर है वो अपोजिट होता है। एक प्लस और एक क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है d, ऐसा हमने मान लिया। कोई पॉइंट है P, ये P कोई पॉइंट है जो कि O से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। वापस बना देता हूँ, जो O से किस डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, r। और ये Z से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। Z से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस P पॉइंट पर हम क्या लिख लेंगे? पोटेंशियल की वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि विद्युत विभव की वैल्यू लिख लेंगे। तो P बिंदु पर विभव, तो P बिंदु पर जो विभव होगा, विभव को किससे लिखते हैं? फाई से, द्विध्रुव के कारण, है ना, द्विध्रुव के कारण। तो वो कितना होता है? KP cos थीटा अपॉन कितना होगा? r स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस कितनी? r स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे? r स्क्वायर। देखो साहब, अब ये जो P पॉइंट है यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन डाले, ये एक प्रोजेक्शन डाला और ये एक प्रोजेक्शन डाला, है ना। ये डिस्टेंस हो गई x और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है? z है। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? z। तो यहाँ ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। तो एक ट्राइंगल दिखा, ये ट्राइंगल दिख गया, है ना। ये मेरे को दिख गया, सबको दिख गया होगा। ये डिस्टेंस है r, ये है x और ये है z और ये एंगल है थीटा OP, ठीक है। तो ये ट्राइंगल से, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग r स्क्वायर किसके बराबर होगा? x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। और अगर सिर्फ r की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर? x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मेरे को एंगल निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होगा? आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या हो गया? z और कर्ण जो है r, और r की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? लंब बटा कर्ण, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब चाहो तो इसको r भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? cos थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या कह रहा हूँ? cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो KP, है ना। और cos थीटा था, cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? z। और नीचे क्या लिखा हुआ था? r स्क्वायर। तो r स्क्वायर है तो उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर पूरी जो क्वांटिटी है वो ये बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। और ये जो है ये कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 2। इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है उसमें एक रिलेशन पता होता है, ठीक है। वी नो दैट हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई के। ये मैंने बताया है तुम्हें पहले भी कि जो ग्रेडियंट है वो निकाला जाता है किसका? स्केलर क्वांटिटी का। और जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? सदिश, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो ग्रेडियंट हमेशा किसका निकाला जाता है? स्केलर क्वांटिटी का। और फाई कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो यहाँ से इसको फर्दर एक्सपेंड करके अगर लिखो तो कैसे लिखा जाएगा? माइनस आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है एक तो Ex और एक निकालना है Ey और एक निकालना है Ez। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लें? Ex। तो Ex जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स के। तो क्या करेंगे? फाई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो फाई की वैल्यू को पुट करोगे तो Ex माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू पुट करो तो कितना? KPZ अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर कितनी 3/2। अब इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या क्या है, के पी जेड सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए। तो कांस्टेंट बाहर आ गए, कितना के पी जेड, इनके साथ मैंने माइनस लगा दिया और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, किसका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है -3/2 पावर है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, ये 3/2 आगे आएगा, माइनस का माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो 3/2 के पी जेड और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2 और एक्स स्क्वायर का भी करोगे तो वापस से कितना बनेगा 2x बनेगा। और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास जो ई एक्स की वैल्यू है वो क्या बनेगी 3kpz और क्या रह जाएगा ऊपर x, 2 से 2 नीचे कटी गया, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी 5/2। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो वैल्यू निकल गई किसकी, ई एक्स की। अब ई एक्स में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हम साइन थीटा और कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर था, x/√x² प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से जो कॉस थीटा था वो किसके बराबर था, z/√x² प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर जोड़ा बना लो, इसको ऐसे लिख लो, EX/3kp इसको अलग लिख दो, अपॉन x² प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 3/2 इसको अलग कर दो, z/√x² प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरह से x/√x² प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा और ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा। तो ई एक्स बराबर कितना हो गया 3kp अपॉन x² प्लस जेड स्क्वायर और पावर कितनी 3/2। एक कितना बन जाएगा साइन थीटा और एक कितना बन जाएगा कॉस थीटा। अब हमें पता है r जो है वो किसके बराबर है, √x² प्लस जेड स्क्वायर के। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 3kp साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन r³ और इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तो वैल्यू निकल गई किसकी, ई एक्स की। अब वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, ई जेड की। तो ई जेड जब हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर, -del⁡/del z। तो ई जेड -del/del z, वैल्यू रखो फाई की। तो फाई की वैल्यू क्या है, kpz ओवर x² प्लस जेड स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी थी 3/2। इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या है, k और p कांस्टेंट है, तो del/del z और इसको मैंने ऐसे लिख लिया z x² प्लस जेड स्क्वायर और पावर -3/2। तो एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया। तो पहले फर्स्ट को कांस्टेंट रख दो, सेकंड का कर दो, सेकंड को कांस्टेंट रख दो और फर्स्ट का कर दो। तो उस तरह से हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो ई जेड की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी -kp। तो फर्स्ट को कांस्टेंट रखा, सेकंड का कर रहे हैं, तो क्या बनेगा -3/2, फिर x² प्लस जेड स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी -5/2 और z का करना है जेड स्क्वायर का, तो जेड स्क्वायर का कितना आएगा 2z आएगा। फिर किसका करना है, z का करना है, बाकी को कांस्टेंट। तो x² प्लस जेड स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, पावर -3/2 हो जाएगी। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, -kp 2z² माइनस x² अपॉन x² प्लस जेड स्क्वायर और पावर 5/2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4 और 5, ये 5 इक्वेशन हो गई। पहले की तरह वैल्यू रख देंगे कॉस थीटा की और साइन थीटा की। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा kp 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर r³। ठीक है, जिसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा को अलग अलग लिख देंगे। तो यहाँ से बनेगा 3 cos स्क्वायर थीटा ई जेड इक्वल्स टू kp साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये कितना बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन r³। ये वैल्यू आ गई किसकी, ई जेड की। किसकी वैल्यू आ गई, ई जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, ई वाई की। तो ई वाई की वैल्यू निकालनी है। ई वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो फाई का मान जो है उसमें वाई पर निर्भर नहीं करता। फाई का जो मान है, फाई का मान
निर्देशांक y पर निर्भर नहीं करता, y पर निर्भर नहीं करता, और y पर निर्भर नहीं करता, इसलिए डेल फाई ओवर डेल y कितना हो गया 0। अब हमारे पास P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, ई पी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो ई एक्स स्क्वायर कितना था, ई एक्स स्क्वायर जो था वो था ये वाली वैल्यू, तो ये बनेगा 9 के पी के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और अपॉन आर क्यूब। तो के पी अपॉन आर क्यूब तो आ जाएगा कॉमन, दोनों में ही आ रहा है ना, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। इधर है 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर भी ये बाहर गया, तो यहाँ क्या बनेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये किस में था, ये है किस में, स्क्वायर हो जाएगा इसका भी, तो इसका भी कर दो स्क्वायर। इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा के पी अपॉन आर क्यूब, और अंदर क्या आएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पहले से ही था, प्लस अब स्क्वायर खोलना है, तो स्क्वायर खोलोगे तो कितना बनेगा 9 कॉस 4 थीटा +1 माइनस 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की पावर 1/2। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर जो थीटा है उसको मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। तो के पी ओवर आर क्यूब इस 9 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको लिखा 9 कॉस 4 थीटा -6 कॉस स्क्वायर थीटा +1, और इस पूरे की पावर 1/2। तो ये बना के पी ओवर आर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -9 कॉस 4 थीटा प्लस 9 कॉस 4 थीटा -6 कॉस स्क्वायर थीटा +1, और पूरे की पावर 1/2, ये कट गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा के पी ओवर आर क्यूब और 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर एंगल निकालना चाहें डायरेक्शन तो वो किसके बराबर होगी, ई जेड अपॉन ई एक्स के। तो ई जेड और ई एक्स की वैल्यू लिख दोगे तो डायरेक्शन निकल जाएगी। अब स्पेशल केसेस बनाते हैं इसके, ठीक है, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या बनेंगे, एक तो बनेगा एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट मतलब द्विध्रुव के अक्ष पर, एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट का मतलब जो पी पॉइंट है वो द्विध्रुव के अक्ष पर ही हो, यानी कि जेड एक्सिस पर है तो जेड एक्सिस पर ही आ जाए। तो उस केस में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 0। तो उस केस में ई एक्स तो कितना हो जाएगा 0, और जो ई जेड है, ई जेड कितना बचेगा, वो बचेगा 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था ये वाला, इसके अंदर जब आप थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना बचेगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ई जेड की वैल्यू भी यही आएगी। इसी तरह से जब हम इक्वेटोरियल प्लेन पर निकालेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पॉइंट बोल लो, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये जेड एक्सिस है और यहाँ पर ये एक्सिस आ गया, बीच में आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया बीच में आ गया, मतलब थीटा यहाँ ये घूम गया ये, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। इस पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं निरक्ष बिंदु, निरक्ष बिंदु। तो इक्वेटोरियल प्लेन मतलब जो द्विध्रुव के बीचों बीच से जा रहा हो और उसके परपेंडिकुलर हो। थीटा या 90 हो गया तो कॉस जो थीटा है वो कितना देगा 0, और साइन थीटा जो है वो क्या वैल्यू देगा 1। तो यहाँ से हमारे पास ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0, और ई जेड जो है उसकी वैल्यू आएगी -kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और ई जेड की वैल्यू किसके केस में, जब एक्सियल पॉइंट था उस केस में कितनी आई थी 2kp अपॉन आर क्यूब।
ठीक। तो अगर इन दोनों में मैं रिलेशन निकालना चाहूँ एक्सियल में और इसमें, तो ई एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स हो गया मैग्नीट्यूड के, किसके मैग्नीट्यूड के, इक्वेटोरियल के, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और हमने कैलकुलेशन करी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट्स थे r, थीटा। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कब पूछा गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2015 में पूछा गया था। हो सकता है कि इस बार भी ये पूछ लिया जाए। करके कैसे आना है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर होगे। बड़ा क्वेश्चन है और पूरा मैथमेटिकल है, तो ज़्यादा लिखने का है नहीं, इसको 1-2 बार अपने हाथों से करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल ज़्यादा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है और इसको करके आते हो तो पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका इसके जैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और उस क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।